शेयर बाजार हो गया धड़ाम और चारों तरफ मच गया कोहराम। दिवाली के बाद दिवालिया हो गया है बाजार। आज समझेंगे, जानेंगे कितना गिर चुका है और कितना गिर सकता है और हमें क्या करना है ऐसे हालत में। कारण बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड एकदम धांसू वाला कारण बताने वाला हूं, जो हो सकता है अब तक किसी ने बताया कि नहीं बताया मुझे नहीं पता, लेकिन हम एकदम लेटेस्ट वाला आपको बताने वाले हैं। ठीक है, अब पहले न्यूज़ बुलेटिन बता देता हूं भैया हुआ क्या है। 6 लाख करोड़ का नुकसान एक दिन में हुआ है। आज के आज 6 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। अक्टूबर 3 के बाद आज की जो गिरावट है ये सबसे बड़ी गिरावट है। अपने ऑल टाइम हाई से मार्केट 10% नीचे आ चुका है और निफ्टी का 10% टूटना ये बहुत बड़ी बात है। तो 10% टूटा है भैया, लेकिन ये भी है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आएंगे डिटेल में बात करते हैं। 2603 स्टॉक मार्केट में गिरावट में है और 1279 बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे 79 1000 क्या बोलेंगे इसको 1279 1279 ना, हाँ 1279 में बढ़त, बाकी 2603 स्टॉक में गिरावट। साल के शुरुआत से अभी तक मार्केट 9% ही रिटर्न दे पाया है। हालांकि मैंने तो उससे ज्यादा लिया है, लेकिन मार्केट ओवरऑल बात करें तो 9% ही दे पाया है। निफ्टी आज 314 पॉइंट गिर चुका है, 1.29%। निफ्टी हालांकि क्लोज हुआ है 23,990 पर। हालांकि मैंने जो देखा था ये 850 से भी नीचे जा चुका था, 810 815 के आसपास मैंने देखा था। तो लेकिन थोड़ा मार्केट संभला तो 990 के आसपास क्लोज हुआ ये। निफ्टी में आज के दिन सबसे बड़ी गिरावट 454 पॉइंट टोटल ये गिरा था। मतलब फाइनली जो गिरावट मैक्सिमम गिरावट हुई थी वो 454 पॉइंट। इसके बाद निफ्टी संभला, लेकिन संभल करके 24,000 के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आपने देखा होगा उसके आसपास आकर के ठहरा, यानी कि 23,990 पर। निफ्टी के 50 स्टॉक्स में से 42 स्टॉक में गिरावट, ये बड़ी बात है। 50 के 50 जो इंडिया के, भारत के बेस्ट ऑफ द बेस्ट और बड़े से बड़े स्टॉक हैं, उनमें से 42 धाराशाही हैं। अच्छा, उनमें से 8 कौन कौन से हैं वो भी अभी बात करते हैं। स्टॉक सेक्टर वाइज सब दिखाता हूं, अच्छा डेटा दिखाऊंगा आज आपको। अच्छा, ऐसे ही सेंसेक्स में 941 गिरा है, 1.18%, 78,000 के आसपास क्लोज हुआ। आज के दिन में अगेन सेंसेक्स में भी सबसे बड़ी गिरावट 1409। सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स में से 24 स्टॉक में गिरावट। ठीक, अच्छा ये चीज दिखाता हूं आपको, ये मैं आपको डायरेक्ट सोर्स पे ही दिखा दूं क्या? पहले ये दिखाता हूं फिर आपको सोर्स पे लेके चलता हूं। देखो मार्केट इंडेक्सेस का हाल जैसे है, निफ्टी 50 में 42 स्टॉक रेड में है, गिरावट में, सिर्फ 8 पॉजिटिव में है। ऐसे निफ्टी बैंक में आप देखोगे तो 5 पॉजिटिव में है, 7 नेगेटिव में है। मिड कैप 100 देखोगे तो 84 नेगेटिव में है, 16 ही सिर्फ पॉजिटिव में है। नेक्स्ट 50 ऐसा 42 नेगेटिव। ठीक है, तो पूरा लालम लाल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इंडेक्सेस। अच्छा, सेक्टर वाइज का भी देखो, अभी और डिटेल में इसको दिखाता हूं मैं आपको। निफ्टी ऑटो में आप देखो 11 स्टॉक ऐसे हैं जो नेगेटिव में हैं, सिर्फ 4 पॉजिटिव। आईटी में 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव। पीएसयू बैंक इसी तरीके से 11 बैंक नेगेटिव्स में हैं। फाइनेंस सर्विस, फार्मा, यहां इसको गौर करने वाली बात है। एफएमसीजी 15 के 15 हो स्टॉक धाराशाही। अच्छा एक चीज समझिएगा, एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जो कोर सेक्टर है किसी भी देश का। एफएमसीजी कौन सा सेक्टर होता है? जो नॉर्मल घरेलू रोजमर्रा की चीजें, खाने पीने, तेल साबुन मंजन, ये सब चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं। अगर वो सेक्टर का पूरा सेक्टर ही डाउन है, सारे के सारे स्टॉक ही डाउन है, इसका मतलब एक चीज समझ में आती है कि लोग इन चीजों में शायद बचा रहे हैं, पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, और ये सिग्नल हो सकता है ठीक नहीं है। खैर अभी दिखाता हूं ये डिटेल आपको। रियल्टी का भी यही हाल है, मीडिया में 7 नेगेटिव में है, 1 पॉजिटिव में है। अब देखो इसका ओरिजिनल सोर्स आपको दिखाता हूं, ये मिला मेरे को मनी कंट्रोल पे। इसमें आप सेक्टर वाइज डेटा देख सकते हो। जैसे एक तो ये इंडेक्सेस है, तो निफ्टी 50 का ये हाल है। आप देखो यहाँ एक एक स्टॉक है, एक एक कंपनी है, पूरा लालम लाल शेयर है, बढ़िया लग रहा है ना। देखो ग्रीन का मतलब है ग्रोथ पे है। सिर्फ 4 ही कंपनियां ऐसी हैं जो आज पॉजिटिव में क्लोज हुई हैं। एसबीआई, सिप्ला, टेक महिंद्रा, M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये जो ग्रे वाला आपको दिख रहा है ये ना बड़ी है ना घटी है। बाकी आप इसके स्ट्रेंथ के बेस पे देख सकते हो कौन ज़्यादा गिरा है। ये सब ज़्यादा कंपनियां ज़्यादा गिरी हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप बैंक में देख सकते हो। बैंक में पीएनबी, एयू स्मॉल फाइनेंस, एसबीआई पॉजिटिव है, बाकी वो सब नेगेटिव है और ये अनचेंज्ड। सिमिलरली आप निफ्टी नेक्स्ट 50 देख लो, आप मिड कैप 100 देख लो, पूरा आपको लालम लाल ही दिखेगा आज। स्मॉल कैप 100 देख लो, पूरा लालम लाल। ये देखो ये सबसे ज़्यादा लाल है, मतलब ये सबसे ज़्यादा गिरे हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको सेक्टर वाइज डेटा दिखाता हूँ।
आप यहाँ पे सेक्टोरियल इंडेक्सेस सर्च कर लो। ये रहा एफएमसीजी में जिसकी बात कर रहा था। एफएमसीजी में इमामी जो सबसे ज़्यादा लाल है, ये सबसे ज़्यादा गिरा है। ये 4 स्टॉक ऐसे हैं जो कि अनचेंज हैं, बाकी ये सब लालम लाल। पीयूसीयू बैंक, फार्मा, ठीक है, मेटल। ये एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन है चीज़ों को समझने के लिए, कौन कौन से स्टॉक्स गिरे हुए हैं, कौन से अनचेंज हैं। ठीक है, अच्छा लगा ये देख करके। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप चाहो तो खुद भी आप इसको देख सकते हो। वैसे आसान है, मनी कंट्रोल पे ये सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। अब आओ आगे की बात करते हैं। अब कारण क्या रहा जरा ये समझते हैं, क्यों बाजार लगातार गिर रहा है। जरा इसको पहले जूम कर देते हैं हम। ठीक है, देखो पहला कारण तो कॉमन कारण है, सबको पता है, एफआईआई की सेलिंग चल रही है। जनवरी से लेकर के अब तक पिछले 10 महीनों में ये जो एफआईआई हैं, मतलब ये जो विदेशी इन्वेस्टर हैं, वो लगातार बेचे ही जा रहे हैं। 2,64,000 की लगभग बिकवाली अब तक हो चुकी है, और सिर्फ पिछले ही महीने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की उन्होंने बेची है, मतलब माल बेचा है, शेयर बेचे हैं, जो कि हिस्टोरिक सेलिंग है। अक्टूबर 2024 में अगर आप देखो तो 10 में से 6 महीने, अक्टूबर 2024 तक 10 में से 6 महीने इन्होंने सिर्फ बेचा है। तो इनकी तरफ से अगर हम कहें कि भारत के शेयर मार्केट को क्या सपोर्ट है भैया, ये सिर्फ बेच ही रहे। लेकिन जहां विलेन होता है वहां हीरो भी आता है ना, है हमारी फिल्मों में। तो डीआईआई, मैं इसको कहता हूं देसी इन्वेस्टर्स, हमारे देश के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों ने कमान पूरी अपने हाथ में लेकर के ये स्टॉक मार्केट को पूरा संभाला है। जहां ये 10 में से 6 महीने लगातार इन्होंने बेचा है, वहीं 10 में से 6 महीने इन्होंने खरीदा है, और खरीद करके हमारे मार्केट को संभाला है। ठीक है, सही बोला ना मैंने, कुछ गलत तो नहीं बोला? एक बार यहां दिखा देता हूं आपको। एक तरफ जहां एफआईआई ने लगातार बेचा है, डीआईआई यानी कि डोमेस्टिक देसी वाला लगातार खरीदा है। इस साल अक्टूबर तक 4,48,756 की खरीदारी ये कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 2 गुना जितना एफआईआई ने बेचा है, उसका 2 गुना डीआईआई ने खरीदा है। तो मतलब इसको ऐसा आप समझो कि मतलब कोई डूबता जहाज है, कोई जहाज डूब रहा है, और कोई हीरो आकर के जहाज को अपने सीने पर लेकर के ऐसा पलट दिया वैसा ही कुछ फील आ रहा है डीआईआई को देख करके। तो ये बेसिकली प्राउड मोमेंट है। हमारे देश के इन्वेस्टर्स को इतना भरोसा है हमारे देश की इकोनॉमी पर, हमारे देश की कंपनियों पर, कि वो ऐसे समय में इन्वेस्ट कर रहे हैं जब बाहर वाले विदेशी, देखो विदेशियों का क्या है, उनको तो जहां मुनाफा मिलेगा उधर वो अपना पैसा डालेंगे। उनको मतलब नहीं है कि कौन देश की इकोनॉमी का इधर उधर, उनको जहां मुनाफा उधर पैसा डाला। ठीक है, लेकिन हमारे देश के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस बात को समझ रहे हैं कि यहाँ पोटेंशियल है, हमारे देश में भयंकर पोटेंशियल है, तभी तो इतना मोटा पैसा डाला जा रहा है। ठीक है, पिछले 10 महीने में हर महीने डीआईआई ने खरीदारी करी है, हर महीने। अक्टूबर में एफआईआई ने हिस्टोरिक सेलिंग करी, और उसी महीने डीआईआई ने 1,07,254 की खरीदारी करी है। लेकिन इन सब के बीच देखो प्रेशर तो बनता है। एक पार्टी लगातार बेच रही है, वो पार्टी कौन? हमारे आपके जैसे पार्टी नहीं, वो बड़े एफआईआई, बड़े डीआईआई, वो एक बेच रहा है खरीद रहा है, बेच रहा है खरीद रहा है, पूरा युद्ध चल रहा है। लेकिन फिर भी हम भारी हैं, लेकिन फिर भी हमारी मंशा, मतलब डीआईआई की मंशा पॉजिटिव है मार्केट को लेकर के। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा रीजन है यूएस में चुनाव। अब यूएस में चुनाव आज है 4 नवंबर, और ये इसका रिजल्ट आएगा 6 नवंबर को। तो क्या 6 नवंबर के बाद मार्केट का हमको सेंटिमेंट पता चल जाएगा? नहीं, 7 के बाद पता चलेगा। क्यों 7 में बोल रहा हूं, अभी समझाता हूं। देखो, देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी, देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका का, देखो उसका इंपैक्ट तो सारे शेयर मार्केट पर, हर देश पे होगा ही होगा, और भारत पर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं उन पर। तो भारत में इसी का असर है भैया। जब चुनाव हो रहा है और वहाँ पर 2 पार्टी हैं, एक कमला हैरिस, कमला दीदी, और एक डोनाल्ड चाचा। तो अब ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि कमला दीदी अगर आती हैं तो ये मार्केट के लिए बुरी खबर हो सकती है, यूएस मार्केट के लिए। और जब यूएस मार्केट के लिए बुरी खबर होगी तो जाहिर सी बात है इंडियन मार्केट पर भी उसका असर होना ही होना है। लेकिन अब ये भी है कि डोनाल्ड भैया अगर आते हैं, डोनाल्ड चाचा हैं, ये भैया नहीं है, इनको आप दीदी कह सकते हो। तो ये चाचा अगर आएंगे तो ये मार्केट के लिए अच्छी खबर हो सकती है। तो वहाँ की अच्छी खबर तो इधर की अच्छी खबर। तो 6 तारीख के बाद एक बड़ा हमें मूव देखने को मिल सकता है मार्केट में, कि चाचा आ रहे हैं, दीदी आ रही है। दीदी आएंगी तो नेगेटिव हो सकता है, चाचा आएंगे तो पॉजिटिव हो सकता है। ठीक हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। 7 तारीख मैंने क्यों बोला, अब ये समझो। फेडरल रिजर्व मॉनेटरी पब्लिक मीटिंग। देखो जैसे अपने यहाँ आरबीआई होता है ना,
वैसे उधर फेडरल बैंक है। तो फेडरल बैंक इंटरेस्ट रेट अनाउंस करेंगे। होता क्या है, इंटरेस्ट रेट जब ये अनाउंस करेंगे तो इंटरेस्ट रेट का बड़ा फर्क पड़ता है। इंटरेस्ट रेट अगर इन्होंने बढ़ाया तो देश की इकोनॉमी थोड़ा ठीक नहीं है। मतलब देखो, कोई चीज़ हम अगर खरीद रहे हैं, लोन वोन ले रहे हैं, हमारे को महंगा इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा तो मैं लेना अवॉइड करूंगा उसको। लेकिन इंटरेस्ट रेट अगर कम हुआ, सस्ता हुआ, तो मैं ज़्यादा खरीदारी कर सकता हूँ, ज़्यादा हो सकता है लोन ले सकता हूँ। तो ये पब्लिक के फेवर में चीज़ें होती है। तो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया तो थोड़ा खतरे की घंटी हो सकती है। इंटरेस्ट रेट अगर घटा तो अच्छी बात हो सकती है। तो 7 तारीख के बाद इसीलिए मैंने बोला कि फाइनल सेंटीमेंट पता चलेगा। तो जितने ट्रेडर लोग हैं भैया, तो 7 तारीख तक थोड़ा सावधान रहिए, मार्केट से थोड़ा दूर रहिए, ऑब्जर्व कीजिए तो बढ़िया है, क्योंकि क्या होगा 7 तारीख तक पता नहीं। ठीक, असली खेल तो 7 तारीख के बाद ही पता चलने वाला है। अच्छा, एक और बड़ा कारण, चाइना स्टिमुलस प्लान। अभी देखो, आपको ये पता होगा कि चाइना की हालत बुरी है, इकोनॉमी का बैंड बजा हुआ है चाइना का। तो जब किसी देश की इकोनॉमी का बैंड बजा हुआ होता है तो वहाँ की सरकारें पूरी कोशिश करती है कि उसकी इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए। अब उसके लिए क्या किया जाए, जनता से, आम पब्लिक से कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कराया जाए, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स लाया जाए, बाहर से इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ स्कीमें, कुछ प्रोजेक्ट करे जाएं ताकि बाहर के विदेशी इन्वेस्टर्स आएँ। तो हमारे यहाँ जो FII की बिकवाली चालू है ना, सारे लालची लोगों को चाइना पर भी नज़र है। उनको लग रहा है चाइना की इकोनॉमी भी गिरी हुई है, हालत बेहाल है, और चाइना की सरकार उस पर काम करेगी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए। तो गिरे हुए मार्केट में उधर उनको अपॉर्चुनिटी मोटी दिख रही है। तो हमारे देश से पैसा निकाल करके ये ससुरे उधर भी डालने का प्लान इनका हो सकता है। तो एक बड़ा ये कारण भी हो सकता है कि ये विदेशी इन्वेस्टर्स क्यों बेच रहे हैं। बात समझ में आ रही है? सही समझा पा रहा हूँ? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ये तो कारण पता ही नहीं था, ऐसा लिख के बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए, ठीक है। अच्छा, एक और कारण जो मैंने लास्ट वाले में बताया था, Q2 में रिजल्ट खराब आया था, Q2 में। मारुति सुजुकी जैसी कंपनी, ऑटो सेक्टर का तो देखो बुरा हाल है ही, एक मैं डिटेल वीडियो करने वाला हूँ आप पे, उसमें ऑटो सेक्टर क्यों खराब हालत है, क्यों गाड़ियों की इतनी सेल खराब है, उस पर डिटेल में बताऊंगा। तो खैर अभी ये बता देता हूँ, ऑटो सेक्टर पूरा खराब है, कंज्यूमर FMCG का हमने दिखाया है आपको हालत क्या है। तो Q2 का जब रिजल्ट खराब आया है तो उसका भी असर पड़ेगा मार्केट पर, ठीक है। अब बाजार में प्रॉफिट बुकिंग, अभी क्या चल रहा था, मार्केट अपने हाई को टच किया जा रहा था, हाई को ब्रेक किया जा रहा था, तो प्रॉफिट बुकिंग भी लाजमी है। अब विदेशियन जो था उनको तो प्रॉफिट बुकिंग करने हैं, अपने यहाँ के भी कुछ लोग तो इन प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ये नॉर्मल सी चीज़ है। तो एक उसका भी असर होता है। हालांकि इसका अपने यहाँ के प्रॉफिट बुकिंग का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं है, बाहर वाले जो FII हमने देखा डेटा, कितनी प्रॉफिट बुकिंग, कितनी बिकवाली उन्होंने करी है, उसका ज़्यादा असर था, ठीक। अब हमको क्या करना है, पहली चीज़ पैनिक सेलिंग नहीं करनी है सर। देखो, घबरा करके ये नहीं कि मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, जितना पैसा जो बन रहा है निकाल लो भैया, अब पता नहीं क्या होगा, अब शेयर मार्केट खत्म, देश खत्म, ऐसा नहीं होता। अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट को जाना ऊपर ही है। वो पुरानी कहावत है नहीं, आदमी हो या स्टॉक मार्केट, अंत में जाना दोनों को ऊपर ही है, ठीक। तो आएगा मार्केट ऊपर ही, तो मार्केट ऊपर आएगा, लेकिन कितना समय लगेगा, अगले हफ्ते आएगा, अगले महीने आएगा, पता नहीं। लेकिन लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप हो तो अपने आप के लिए कोई टेंशन नहीं है। जैसे मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ तो मैं फ्री रहता हूँ, ऐसा टाइम तो अपने लिए अच्छा टाइम है, इन्वेस्ट करने का टाइम है, पैसा डालने का टाइम है, क्योंकि मार्केट अपने बॉटम को टच कर रही है, सपोर्ट को टच कर रही है। देखो, वो बेवकूफ़ इन्वेस्टर होते हैं जो मार्केट भाग रहा है और पैसा लगाएंगे। वो ऐसा हुआ, भागते घोड़े को पूंछ पकड़ने वाली बात हो गई। अरे औंधे मुंह गिरोगे, मुंह के बल गिरोगे। भागते घोड़े का पूंछ नहीं पकड़ते, जब घोड़ा बैठा है तब जाकर के उसको निहारो, उसको देखो, पोछो, करने देगा वो। ऐसे ही मार्केट जब अपने बॉटम पे है, सपोर्ट पे है, तब इन्वेस्ट करने का टाइम होता है, जो ये समय है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो 2, 3, 5 दिन वाले हो तो दूरे रहो भैया, आपके लिए तो मुझे लगता है कभी भी दिन नहीं है, ठीक। रीलुकअप इन्वेस्टमेंट, थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट जो आपने जिधर कर रखा होगा, SIP पोर्टफोलियो, स्टॉक पोर्टफोलियो, हो सकता है कई सारे ऐसे स्टॉक्स होंगे बहुत टाइम से आप सोच रहे होगे, अरे ये सस्ते में मिले तो हम खरीदें। अभी सारे ही आपको सस्ते में मिल रहे होंगे, ये टाइम है खरीदने का। लेकिन आदमी इस टाइम पर डरता है, अरे इतना गिर गया है, कहीं और ना गिर जाए, हम पैसा लगाएंगे रुके। इस चक्कर में पता चलता है अरे तो वापस बढ़ गया, यूटर्न ले लिया, तो अरे यार पैसा लगा देना चाहिए था। इस कसमकस में इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता चाचा, एवरेजिंग होता है। अगर आपको स्टॉक पर भरोसा है, आपके हिसाब से अच्छा स्टॉक है, गिरे इन्वेस्ट, और गिरे और इन्वेस्ट, और गिरे और इन्वेस्ट, इसको एवरेजिंग कहते हैं। अगर आपने स्टॉक अच्छा सेलेक्ट कर रखा है तो, या SIP म्यूचुअल फंड में करते हो, अगर आपके पास अच्छे फंड हैं तो, खराब स्टॉक में एवरेजिंग ना करना, नहीं तो पैसा तो गया, डूब जाओगे,
ठीक। अच्छा, यहां पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, हाँ, डीमैट अकाउंट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपने आज तक कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो हमने डीमैट अकाउंट में और पिन कमेंट में लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना अकाउंट खुलवा करके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं। और मार्केट से अगर अवेयर नहीं हो तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का तो ये बेस्ट टाइम है। पैसिव इन्वेस्टर जितने हैं, जिनको मार्केट की ज्यादा खबर नहीं है, मार्केट में ज्यादा घुस के रहना पसंद नहीं है, म्यूचुअल फंड उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो एसआईपी करने का ऑप्शन मेरे लिए बहुत बढ़िया है। ये जिनको एसआईपी शुरू करनी है, एसआईपी में फंड बढ़ाना है, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन हाँ, फंड सिलेक्शन आपका काम है, फंड मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, समझ में आई मेरी बात और सही एनालिसिस करके आपको बताया, मजा आया कुछ तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जल्दी हो गया, बंद कर दो।